हेलो फ्रेंड्स। सो हम 21 एंड 22 अप्रैल के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले जो कि सीईटी में आए थे वहाँ पे। तो एक एक करके देखते हैं वहाँ पे। सो जैसे कि देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है विच कैटलिस्ट इज यूज इन द रोसेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, जो कि अप्रैल 2026 में आया था। सो अभी रोसेनमंड रिडक्शन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जो हमारे पास जो अल्किल असाइल हैलाइड होता है, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ, मान लो यहाँ पे सी एल लिया मैंने, तो वहाँ पे वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है वहाँ पे। और जो कैटलिस्ट होता है हमारा पी डी बी ए एस ओ फोर, पैराडियम बैरियम सल्फेट, तो वहाँ पे क्या होता है वो एच सी एल, एच टू को मैं ऐसे लिखता हूँ एच एच, तो यहाँ से वो एच सी एल निकल जाएगा और एच लगेगा वहाँ पे। तो हमें जो फंक्शनल ग्रुप मिला है वहाँ पे वो है अल्डिहाइड। तो ये कैटलिस्ट हमारा ऑप्शन ए हो गया वहाँ पे, पी डी बी ए एस ओ फोर। ओके, देन नेक्स्ट है व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ बुना एस। अब बुना एस मतलब क्या होता है, एक ब्यूटाडाइन रबर है हमारे पास पहले तो, और एस का मतलब होता है वहाँ पे स्टायरिन। तो स्टायरिन, एस का मतलब स्टायरिन है वो। सो हमारे ऑप्शन में वहाँ पे स्टायरिन कहाँ पे दिया, ऑप्शन ए में दिख रहा है और हमें बी में और सी में भी दिख रहा है। बुना का मतलब होता है ब्यूटाडाइन, सो जो कि है हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन, तो उससे वो बनेगा हमारा बुना एस। तो हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ इसकी, तो वैसे होता है वो स्ट्रक्चर, वन वन टू थ्री फोर, चार कार्बन की चेन है हमारे पास। देन फर्स्ट पे समझो हमारा डबल बॉन्ड है, देन सेकेंड और थर्ड पे डबल बॉन्ड है। तो इसको मैं बैलेंस करता हूँ हाइड्रोजन से, सी एच टू सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे भी एच और ये सी एच टू। और जो स्टायरिन होता है ऐसे होता है बेंजीन रिंग और ऊपर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। तो इन दोनों दो मोनोमर से हमारे पास वो एस बी आर बनता है, मतलब स्टाइनिन स्टायरिन ब्यूटाडाइन रबर, इसी को हम बुना एस बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन H3PO4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिखते हैं पहले हम, यहाँ पे H3PO4। अब हमें जो चार्ज है ऑक्सीजन का वो पता है, हमें -2 रहता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी। फास्फोरस का नहीं पता हमें, तो उसका x मानते हैं हम। और हाइड्रोजन का चार्ज होता है +1। तो यहाँ पे हम अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे इसके लिए। सो मेरे पास 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसलिए 3 लिखा मैंने, उसके ऊपर का चार्ज +1, देन ये प्लस, मेरे पास फॉस्फोरस एक ही है, सो 1 इंटू उसका चार्ज लिखा मैंने, वो x बोला, देन प्लस वहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, सो 4 इंटू उसके ऊपर चार्ज -2। और पूरे कंपाउंड जो H3PO4 है, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी चार्ज नहीं है। अगर -1 होता तो मैं यहाँ पे -1 लिखता, -2 होता तो -2 लिखता, +1 +2 होता तो वो नंबर में यहाँ पे लिख देता, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए उसका नंबर यहाँ पे 0 आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू +1 आएगा +3, देन में प्लस ये x आ गया, ये -8 इज इक्वल टू 0। सो +3 और -8 का किया तो हमें आंसर आएगा -5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा +5, यानी कि फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे वो आई है +5। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, देन नेक्स्ट बोला है विच सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द विजिबल रीजन। तो हमें अलग अलग सीरीज होती है वहाँ पे, जैसे लाइमन सीरीज है हमारे पास, देन बाल्मर सीरीज है, पास्चन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है। तो मैंने आपके लिए एक चार्ट निकाला है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसमें से कि कौन से रीजन में क्या होता है। तो देखो यहाँ पे जो लाइमन सीरीज होती है वो अल्ट्रावायलेट यूवी में होती है, देन जो बाल्मर जो है वो विजिबल रीजन में आती है। पूरा बाल्मर का है हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ। देखो लाइमन सीरीज जो है वो यूवी रीजन में आएगी, बाल्मर जो है वो विजिबल रीजन में, तो हमारा आंसर यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाल्मर विजिबल में होता है। पास्चन हो गया वो नियर इंफ्रारेड वाला, मतलब आईआर में, ब्रैकेट भी आईआर में आएगा और पीफन भी आईआर में आएगा, तो हमारा आंसर बाल्मर होगा वहाँ पे। तो ऑप्शन बी में दिया हमें बाल्मर सीरीज। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द रिएजेंट एक्स
इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हमारे पास कीटोन है, कीटोन से सेमी कार्बाजोन मिला है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जैसे हम उन्होंने ऑप्शन क्या दिया है, जो एक्स पूछा है पहले, तो देखो एक्स यहाँ पे लिखा होगा उन्होंने एरो के ऊपर, तो किसके साथ रिएक्ट होगा, तो कीटोन हमारा देखते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर एक जनरल लिया मैंने, रिएक्ट किया। पहले अगर हमने NH2OH के साथ किया तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइन मिलता है, अमाइन का हाइड्रोक्साइन मिलता है। ओके, उसी को हम हाइड्रोक्सोन भी बोलते हैं। हमें सेमी कार्बाजोन चाहिए, तो हमारे पास सेमी कार्बाइड करके एक ऑप्शन दिया है, देखो ऑप्शन बी में, तो वो जो रिएक्ट होगा कीटोन के साथ, सो हमें सेमी कार्बाजोन मिलेगा वहाँ पे। तो उसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे लिखता हूँ, NH2 देन NH CO NH2। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा इस तरीके से, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो सेमी कार्बाजोन होगा। तो आर सी डबल बॉन्ड को मैं इधर लिखता हूँ और आर को नीचे लिख दिया, फिर डबल बॉन्ड को ये एन ग्रुप लगेगा हमें, ये NH ये CO और NH2, जो कि ऑप्शन बी से हमें मिल रहा है वहाँ पे सेमी कार्बाइड से। तो इसका जो नाम है वो सेमी कार्बाइड था। ओके, देन पूछा है व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ बैकेलाइट। सो हमारे पास अब जो बैकेलाइट बनता है वो दो मोनोमर से बनता है, एक होता है फिनॉल और दूसरा होता है फॉर्माल्डिहाइड। इन दोनों से वो बैकेलाइट बनता है, तो ऑप्शन बी आएगा हमारा। सो जो फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है, बेंजीन रिंग यहाँ पे OH, और जो फॉर्माल्डिहाइड होता है वो भी याद रखो, मिथानल बोलते हैं उसे, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे भी H। तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे यहाँ पे। देन नेक्स्ट पूछा हमें कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। तो हमें जो वैल्यू दिया है, ये जो है वो कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, क्योंकि एसिड है तो उसका वैल्यू 0.001 मोलर। तो हमें pH का फार्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस की वैल्यू 0.001, तो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, माइनस लॉग ऑफ, इसको मैं इसे लिख सकता हूँ 10⁻³ तो हो, क्योंकि पॉइंट मैंने यहाँ पे 1 2 और 3 से शिफ्ट किया आगे। सो फिर अब नेक्स्ट स्टेप में -3 को इधर लेके जाता हूँ, और जो लॉग होता है हमारा 10 होता है उसका बेस, तो यहाँ पे 10 बेस है ऑलरेडी, तो ये माइनस और ऊपर से -3 आ गया वहाँ पे, इंटू ये लॉग, उसका बेस 10 है, अंदर भी 10 बचा, तो ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा इंटू 1, क्योंकि log 10 टू द बेस 10 होता है, तो हमारा आंसर आएगा 3, तो जो कि ऑप्शन सी है यहाँ पे। सो इस फॉर्मूले के याद रखो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा जल्दी से। नेक्स्ट है व्हाट कलर इज प्रोड्यूस्ड इन फिनॉल, फिनॉल रिएक्ट्स विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। तो हमारे पास ये डिटेक्शन टेस्ट था, जैसे फिनॉल लिखा मैंने यहाँ पे, यानी बेंजीन रिंग OH, और वो रिएक्ट हो रहा है फेरिक क्लोराइड FeCl3। आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन था, जो अल्कोहल होता है वो रिएक्ट नहीं करता, बट FeCl3 के साथ ये फिनॉल जब रिएक्ट होता है तो हमें एक डीप वायलेट कलर का फेरिक ट्राइऑक्साइड मिलता है कंपाउंड, जैसे Fe फिनॉक्साइड करें, फेरिक फिनॉक्साइड FeO, इसको पीएच में लिखता हूँ, मतलब फिनॉल 3 टाइम्स है मेरे पास, ये बैलेंसिंग के लिए मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ, तो HCl निकल जाएगा 3HCl। तो इसका जो कलर होता है वो वायलेट कलर का होता है और वो बहुत डीप होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी आएगा। अगर अल्कोहल होता तो रिएक्शन नहीं होता वहाँ पे, तो डिटेक्शन टेस्ट में यूज होता है ये। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एंटीमनी इन FCC सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, मतलब फेस सेंटर्ड है वो, फेस FCC, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, तो आप एक टेबल याद रखो, जैसे सिंपल क्यूबिक होता है वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 6, अगर BCC है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें होता है 8, और जो फेस सेंटर्ड है जो कि पूछा है हमें उसमें होता है 12, तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे डी, यहाँ पे 12 लिखा है। नेक्स्ट है सब्सटेंस A ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म्स इनवर्ट शुगर, आइडेंटिफाई
ए। तो जो ग्लूकोज होता है वो तो हाइड्रोलाइज होता नहीं, फ्रुक्टोज भी नहीं होता वहाँ पे हमारे पास। तो जो सुक्रोज होता है, हमें सुक्रोज का पता है, सुक्रोज को अगर हम हाइड्रोलाइज करते तो हमें मिलता क्या है वहाँ पे, सुक्रोज से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलता है। तो ये सुक्रोज, उसको हाइड्रोलाइज किया हमने, तो हमें मिला ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो जो ग्लूकोज का रोटेशन होता है वो डेक्स्ट्रो रोटरी और प्लस 52.3 डिग्री रोटेट होता है, और ये जो फ्रुक्टोज होता है वो -92 होता है, वो ऑलमोस्ट डिग्री रोटेट। तो यार लेवर रोटेशन हमारा ज़्यादा है, इसलिए वो प्लस वाले को कॉम्पनसेट करता है, निगेटिव ज़्यादा रहता है हमारे पास, तो सुक्रोज हमारा इन्वर्ट शुगर रहेगा लेवर रोटेशन की वजह से वहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसी को हम बोलते हैं EAN फॉर दिस कॉम्प्लेक्स FeCN6 4-। तो हमें EAN का फार्मूला पता होना चाहिए वहाँ पे। तो जो होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। अब इनमें एक चीज़ याद रखो, Z होता है हमारा एटॉमिक नंबर, एक्स होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल हमारा। जेड भी हमारा वही होगा जो सेंटर में, जैसे यहाँ पे आयरन है हमारा। और वाई होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय ऑल लिगेंड। तो इस केस में हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो है 26 आयरन का। सो जेड का वैल्यू 26 है। अब जो एक्स है हमें वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम एक्स का वैल्यू, देखो कॉम्प्लेक्स हमारे पास FeCN6 होता है और ये -4 उसके ऊपर चार्ज है, तो Fe का निकालना है तो हम उसे x बोलते हैं वहाँ पे, प्लस हमारे पास 6 साइनाइड है, तो 6 इंटू साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारे पास -4 चार्ज है। मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ, x ये 6 इंटू -1 -6 हो जाएगा इज इक्वल टू -4, तो ये x इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा +2, यानी आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास +2 है। ठीक है, सो मैं x का भी वैल्यू मिला। तो y की बारी है, तो हमारे पास अगर एक Cn माइनस है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अब हमारे पास कितने साइनाइड है वहाँ पे 6 है, इसलिए क्या होगा 6 इंटू Cn माइनस यानी 6 इंटू 2 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन से वो y का वैल्यू आ गया वहाँ पे। तो बस वैल्यू पुट करना है हमें वहाँ पे, z माइनस एक्स प्लस वाई। जेड का वैल्यू 26 माइनस एक्स का वैल्यू हमारा 2 है यानी +2 वो, और ये y का वैल्यू 12। सो 26 माइनस 2 24 प्लस 12 यानी कि आंसर आ गया हमारा 36, जो कि ऑप्शन बी में हमारा करेक्ट है वहाँ पे। तो इससे आप फॉर्मूला याद रखो, आपको कोई भी क्वेश्चन है सॉल्व करने आएगा, और ये टर्म्स याद रखो, जेड क्या होता है, एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है। जनरली वाई जो होता है हमारा वो टू जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है इसको डबल्स कर दिया तो भी आंसर आएगा वहाँ पे। याद रखो इसको डबल करना ही है हमें, तो इलेक्ट्रॉन काउंट मिलेगा सही से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले इनके हमें एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। जैसे Sc मतलब स्कैंडियम है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 21, जिंक है उसका 30, ये टाइटेनियम है उसका 22 और ये क्रोमियम है उसका 24। तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। जैसे स्कैंडियम अगर होगा मेरे पास, हमें पता है नोबेल गैस नियर होता है आर्गन, वो आता है 4s2 और 3d1। देन जिंक के लिए आएगा वो आर्गन 4s2 3d10। देन टाइटेनियम के लिए आएगा आर्गन ये 4s2 3d2, और क्रोमियम +3 तो हमें क्रोमियम का निकाल रहा हूँ पहले में, ये 4s1 होता है और 3d में 5 होते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने चार्जेस दिए, जैसे स्कैंडियम +3 मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए वहाँ पे, तो क्या हो गया 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और d में से 1 चला गया, यानी कि क्या हो गया 4s0 3d0 मतलब 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे n मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ, अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में 0 आया हमारे पास। सेम ऐसे जिंक +2 में क्या हो रहा है 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए वहाँ पे, तो 4s 0 हो गया,
और जो 3D है हमारा वो कम्प्लीटली फिल्ड है 3D10, तो उसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहाँ पे भी 0 आ गया वो। देन टाइटेनियम का देखो 22 था, 4s टाइटेनियम प्लस 4 ऑक्सीडेशन, मतलब 4s के 2 चले गए, 3D के भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी बचा क्या 4s में 0, 3D में भी 0 हो, तो यहाँ पे 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम, तो वहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि क्या हो गया 4s से 1 चला गया और 3D में से वहाँ पे 2 चले जाएंगे, तो बचेगा क्या 4s 0 3D 3, यानी D में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सो इसका ऑप्शन हमारा सी आएगा, डी आएगा सॉरी, क्रोमियम +3। जो कैसे है तो देखो डी ऑर्बिटल मैंने निकाल दिया यहाँ पे इस केस के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सो ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाला मैंने 1 2 3, तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको ऐसे, इसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो ऐसे हमारे पास 3 है वो, इसलिए हमारा ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर रिपीटिंग मोनोमर यूनिट्स ऑफ नायलॉन 6 तो जो नायलॉन 6 बनता है वो एक्चुअली बनता है 2 मोनोमर से, एक होता है एडिपिक एसिड और एक होता है हेक्सामिथिलीन डायमाइड, इससे बनता है, ऑप्शन बी होगा। जो एडिपिक एसिड का फॉर्मूला है वो एक्चुअल में ऐसे होता है CH2 ये 4 टाइम्स, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और यहाँ पे भी COOH, और दूसरा हेक्सामिथिलीन डायमाइड यानी CH2 हमारे पास 6 टाइम्स है वो हेक्सामिथिलीन डायमाइड यानी NH2, सो इस साइड पे भी NH2 है और इस साइड पे भी NH2 है। तो नायलॉन 6 का नाम भी क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है, फर्स्ट वाले केस में देख सकते हो आप, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड था इसका 1 कार्बन, देन ये 4 यहाँ पे 5 हो गए और ये 6, सेम ऐसे ही यहाँ पे 6 कार्बन है, इसलिए इसको 6 ये पूछते हैं यहाँ पे ऐसे, मतलब पूछते आगे क्यों दिया 6 तो याद रखो दोनों में 6 कार्बन है इसलिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज अ लीस्ट स्टेबल, तो यहाँ पे कोबाल्ट +2 होता है, उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाल के, ठीक है 3D में हमारे पास 3D7 बचा है, कैडमियम +2 है वहाँ पे जो कि होता है 4D10, यानी कि वो तो ज़्यादा ही स्टेबल है, उसका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, Fe+2 में है यहाँ पे, यानी कि 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है वहाँ पे हमारे पास, सो क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा इजीली, तो क्यों ऐसे, क्योंकि वो 3D5 में बन जाएगा ऐसे एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके, तो होगा क्या वो Fe+3 यानी मोर स्टेबल बन गया, हाफ फिल्ड होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल बनता है फिर वो, तो इजीली फिर वो Fe+2 चाहेगा Fe+2 से कन्वर्ट होके Fe+3 में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। बाकी कोबाल्ट +2 जो होता है वो एक्वियस मीडियम में वो ज़्यादा स्टेबल है, कैडमियम +2 तो हमें पता है 4D10 है, ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है फिनॉल और RCl यानी अल्किल क्लोराइड है वो, और जो पिरिडिन है वो एरो के ऊपर है एक्चुअल में वो, तो वो बेस है वहाँ पे, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा वो देखना है हमें, तो इस केस में पहले हम स्ट्रक्चर निकालते हैं फिनॉल का, OH अभी RCl इस तरीके से निकाला मैंने, तो ये जो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर वो करते हैं अटैक ऑन इस कार्बन के ऊपर, R ग्रुप हमारा, तो ये Cl चला जाएगा यहाँ से ऐसे, ओके, तो हमें क्या मिलेगा वो, ये फिनॉल था एज इट इज, यहाँ पे ऑक्सीजन उसको नया ग्रुप है हमारा R, और एक लोन पेयर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है फर्स्ट केस में, अब भी H उसका है ऐसे ही, तो नेक्स्ट हमारा जो Cl- है वो क्या होगा, इस H+ को लेके जाएगा कैसे, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करेगा लोन पेयर ऑक्सीजन को दे देगा वहाँ पे और H+ करके निकल के चला जाएगा, तो ये बेंजीन रिंग बची और यहाँ पे ऊपर O और उसको ये R ग्रुप, यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये देखो एक R मतलब कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, यानी कि ईथर बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ईथर यहाँ पे है देखो ऑप्शन सी में, तो अल्किल ग्रुप यानी R ग्रुप हमारा ये, फिनाइल यानी ये फिनाइल ग्रुप और ईथर ऑक्सीजन बीच में, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमने फॉर द
रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3. ओके, सो हमारे पास ये रिएक्शन है. सो क्या बोला, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज गिवन एज डेल्टा H इक्वल टू -29 किलोजूल पर मोल. कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन एज रिटर्न. ओके, मतलब हमें जो रिएक्शन दिया है उसके लिए हमें पूछा है. तो आप देख सकते हो जो आंसर है, मतलब इसके लिए निकालना है हमें. तो वही अमोनिया ही बन रहा है, बट यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है. उन्होंने 1 मोल के लिए दिया है किलोजूल पर मोल. देखो आप, ये -29 किलोजूल पर मोल, मतलब ये 1 मोल के लिए दिया उन्होंने. मतलब एक्चुअल रिएक्शन ऐसी थी, वो N2 प्लस H2 गिव्स NH3 1 मोल के लिए. तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ता है, वो बैलेंस है. तो जो वैल्यू है हमारा फॉर्मेशन, ये डेल्टा H -29. ओके, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पे. एक्चुअल में 1/2 है वहाँ पे, तो ये 1 मोल के लिए चाहिए उनका. सो यहाँ पे जो होगा आंसर आएगा 3/2 ऐसे आएगा. और ये हमारा NH3 होगा फिर. तो हमें 2 से चाहिए, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो फिर. सो हमारा आंसर जो आएगा वो N2 प्लस ये 3H2 रहेगा, फिर ये 2NH3 आएगा इस तरीके से. यानी जो आंसर है हमारा डेल्टा एच का माइनस, मतलब 2 इंटू -29, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा -58 किलो जूल. तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ हेक्सेन. तो जो आइसोमर होता है वो होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूले. इसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इतना ड्रॉ तो नहीं हम करते बैठेंगे एग्जाम में. हमारे पास 1 ही मिनट होता है, 1 मिनट से भी कम होता है टाइम वहाँ पे. तो देखो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ. जैसे कि हमारे पास अभी हेक्सेन का पूछा उन्होंने, तो आप ऐसे याद रखो. पहला जो मीथेन है हमारे पास CH4, दूसरा होता है इथेन C2H6, फिर प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन हमारा C4H10, देन पेंटेन C5H12, देन हेक्सेन C6H14, देन उसके बाद हेप्टेन हमारा C7H16, देन ऑक्टेन CH18, देन नोने C9H20 एंड डेकेन C10H20. तो जो मीथेन होता है वो एक भी नहीं दिखा था, इथेन भी नहीं दिखा था, प्रोपेन भी हमारा एक भी नहीं दिखा था. आइसोमर. ओके, तो ये आइसोमर है. तो जो हमारा ब्यूटेन है यहाँ से स्टार्ट होता है. ब्यूटेन हमारा 2 दिखाता है, पेंटेन 3 दिखाता है, और जो हेक्सेन है वो 5, जो कि हमारा आंसर आ गया फिर यहाँ पे हेक्सेन 5. सो ऐसे याद रखो 2 3 5 फ्रॉम ब्यूटेन. देन जो हेप्टेन होता है हमारा वो दिखाता है टोटल 9 आइसोमर्स. देन उसके बाद जो ऑक्टेन होता है वो दिखाता है 18 आइसोमर्स. जो नोनेन होता है वो दिखाता है 35 आइसोमर्स, और जो डेकेन होता है वो होता है 75. तो जो अगर डेकेन आया तो आप 75 स्ट्रक्चर तो नहीं निकालते बैठोगे, सीधा याद रखो ये 75 दिखाता है वो आइसोमर्स उसके. याद रहेगा वो 2 3 5 2 3 5, देन 9 18 35 75. पहले 3 तो नहीं दिखाते वो कुछ भी. ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन H3PO. ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं इसको. H3PO4, हमने बोला था H का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, फास्फोरस का निकालना है, ऑक्सीजन का -2. तो कैलकुलेट किया हमने 3 इंटू +1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू, पूरे इसके ऊपर चार्ज कितना हमारे पास 0 है. तो इसको सॉल्व करते हैं. +3 प्लस x से -8 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू आएगा +5. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है यहाँ पे. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं. फॉर द रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस, जो है 4SO2 gives 2O2 plus 4SO3. तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा NRT. मतलब एक्चुअली में डेल्टा NG होता है वहाँ पे, और R की वैल्यू दी हमें यहाँ पे
ओके, तो एक्चुअल में ये वर्क का फॉर्मूला है, वो इसे वर्क इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एन जी पहले हम निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे सो जो रिएक्शन दिया मैं वैसे ही लिखता हूँ 4SO2, वो गैसीय से उसी को काउंट करना है हमें। तो यहाँ पे 4 है रिएक्टेंट प्लस 2O2, ये भी रिएक्टेंट साइड है, वो भी गैस है, तो इन दोनों को हमें काउंट करना है। देन 4SO3, ये हमारा गैस में है, ये भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे इस केस में ये प्रोडक्ट है और ये हमारे रिएक्टेंट है। ओके, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का जो नंबर है उसे हम बोलते हैं N2 से दिखाते हैं, N2 हमारा 4 है, और जो N1 है वो उसका वैल्यू हमें फिर 4 प्लस 2, दोनों का क्यों काउंट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि गैस में है ये, इसलिए। अगर सॉलिड होता तो हम नहीं काउंट करते। तो N1 का वैल्यू हमारे पास आ गया 6। सो जो डेल्टा Ng का वैल्यू आता है वो है इस केस में N2 माइनस N1, N2 माइनस N1, यानी N2 का वैल्यू हमारा 4 माइनस 6 यानी -2 आ गया वहाँ पे डेल्टा Ng का वैल्यू। अब वहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम। सो ये डेल्टा Ng आर टी, और वो माइनस है, तो माइनस इंटू -2 इंटू आर, आर का वैल्यू हमारे पास है 8.314। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर उन्होंने हमें 27 डिग्री सेल्सियस, उसको हमें केल्विन में करना है। तो 27 प्लस 273 यानी कि हो गया वो 300 केल्विन। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं, तो माइनस माइनस तो क्या होने वाला है यहाँ पे, -2 और माइनस प्लस, हमारा आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। और इसका मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो आ रहा है 4988 4988.4, और ये जूल में है, हमें किलो जूल में चाहिए। तो ये धीरे से इधर मतलब 1000 से डिवाइड किया मैंने, 1 2 3, तो ये जो आंसर आएगा 4.988 किलो जूल। तो जो कि प्लस में ऑप्शन हमारा सी में दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी आएगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।